हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी की 6th क्लास की पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर देखेंगे हम, जो कि है विविधता की समझ। यानी कि हम विविधता के बारे में पढ़ेंगे। विविधता क्या होती है, किस प्रकार से होती है, कौन कौन सी चीज़ें इस पर प्रभाव डालती हैं, हम विविधता के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये 3 चित्र दिए गए हैं जो कि अलग अलग विद्यार्थियों ने बनाए हैं, जिसमें हमें विविधता देखने को मिल सकती है, जो कि पूरी तरह से अलग अलग है। तो विविधता की अगर मैं बात करूं, विविधता होती क्या है, तो हमारी जो संस्कृति है, खान पान, रहन सहन, बोलचाल, भाषा, पहनावा इत्यादि पर जो भिन्नता होती है उसको हम विविधता कहते हैं। यानी कि जब हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फ़ारसी इत्यादि, तो वो क्या होती हैं, वो हमारी भाषाई विविधता होती है। अलग अलग धर्म, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सब क्या है, हमारी धार्मिक विविधता है। सांस्कृतिक विविधता यानी कि हम अलग अलग त्यौहार बनाते हैं, अलग अलग पहनावे पहनते हैं, ये सब क्या है, हमारी सांस्कृतिक विविधता है। यानी कि जिसमें भिन्नता हमें देखने को मिलती है, वो हमारी विविधता होती है। तो यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है 2 लड़कों की, जिसमें समीर 1 और समीर 2 हैं। इनके माध्यम से हमें विविधता और असमानता दोनों ही दिखाए गए हैं कि दोनों में क्या अंतर होता है। तो इसमें क्या है कि ये जो है, ये समीर 1 है, ये समीर 2 है। तो समीर 1 जो होता है, दोनों का नाम सेम होता है, परंतु ये जो है अलग अलग धर्म से होते हैं। ये हिंदू धर्म से होता है, ये मुस्लिम धर्म से होता है। ये इसकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी अच्छी देखी जा सकती है। यानी कि इसकी साइकिल पास होती है, अच्छे कपड़े पहने हुए होता है, स्कूल जाता है, इसको शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्राप्त हुए, और ये जो है, ये अपनी रोज़गार, अपनी रोज़ी रोटी चलाने के लिए अखबार बेचता है, इसको अवसर प्राप्त नहीं हुए। इसके कपड़े भी थोड़े बेकार से थे, गंदे। तो इसमें देखा जा सकता है कि दोनों में जो आर्थिक असमानता है वो भी देखी जा सकती है। जो आर्थिक स्थिति है वो असमानता है, परंतु जो इनके धर्म हैं, जो इनकी भाषा है, वो विविधता है। इस पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं आती हैं, इसको सिर्फ हिंदी आती है। तो ये हमारी विविधता है। तो इसमें इन दोनों की स्टोरी बताई गई है कि वह अंग्रेजी का अखबार लहराते हुए भागता है, और जो समीर 1 होता है, वो समीर 2 से अखबार मांगता है हिंदी का। तो यानी इसको अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं की अच्छी समझ है। इसको शिक्षा के अवसर प्राप्त हुए, इसको नहीं हुए। तो ये जो आर्थिक स्थिति इनकी दिखा रही है वो असमानता है। असमानता यानी कि जब दो लोगों में गैर बराबरी हो, यानी कि समान अवसर प्राप्त ना हुए हो, और उस गैर बराबरी के आधार पर उनका उत्पीड़न किया जाता हो, वह असमानता है, वह विविधता नहीं है। विविधता जो हमने ऊपर देखा कि किस तरह से धार्मिक और भाषाई और सांस्कृतिक होती है, वह विविधता होती है। आर्थिक स्थिति और जाति के आधार पर जो होती है वो हमारी असमानता होती है। क्योंकि हम देखते हैं, हम जानते हैं कि जाति के आधार पर किस प्रकार से जो निचली जाति के थे उनका किस प्रकार से उत्पीड़न किया गया। उनको मंदिरों में नहीं जाने दिया गया, एक ही कुएं से पानी नहीं भरने दिया गया, उनको शिक्षा के पूर्ण अवसर प्राप्त नहीं किए गए। तो वो क्या थी, वो असमानता थी। इसी प्रकार से आर्थिक असमानता होती है, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी एक तबके को कमज़ोर कर देती है। तो यहाँ पर पूरी ये इनकी कहानी दी गई है। और जाति के आधार पर जो हमें असमानता देखने को मिलती है, किस प्रकार से कि कुम्हार के घर में पैदा हुआ तो वह कुम्हार वाला काम ही करेगा, यानी कि वो बर्तन ही बनाएगा। उसके अंदर अगर कौशल है, उसके अंदर सीखने की क्षमता है, लेकिन उस पर भी उसको जो है बराबरी नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसके साथ जाति को बांध दिया गया और जाति के साथ उसके काम को बांध दिया गया कि ये इस जाति का है तो ये इसी काम को करेगा। तो ये क्या है, ये गैर बराबरी है, ये असमानता है, ये विविधता नहीं है। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, यानी कि विविधता के हमारे जीवन पर क्या लाभ हैं। तो विविधता जो है उससे हम सीखते हैं, दूसरों से सीखते हैं, कि उनके पहनावे को अपनाते हैं, उनके खान पान को अपनाते हैं। हम भिन्न भिन्न तरह के खाने पीने खाते हैं, और अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, उनकी भाषा भी सीखते हैं। इस प्रकार से हमें कई तरह की भाषाएं आ जाती हैं। तो वो क्या है, वो विविधता है। उस विविधता से हमें लाभ मिल रहा है, ये बहुत बड़े लाभ हैं। तो ये हमारे जीवन में विविधता के लाभ हैं।
यहाँ पर स्टोरी दी गई है। अलग अलग लोगों से हम मिलते हैं, उनकी चीज़ों को अपनाते हैं, वो हमारी विविधता पर लाभ डालते हैं। भारत में विविधता किस प्रकार से है? भारत विविधताओं का देश है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग खाने पीने वाले। तो अलग अलग जिस प्रकार से हमारे राज्य बटे हुए हैं, जैसे कश्मीर हो गया हमारा, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया। हम दक्षिण भारत में जाएँ तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। पूर्वी भारत में जब हम देखते हैं तो असम, मेघालय, वहाँ पर बिल्कुल अलग खान पान है, अलग पहनावा है, उनके त्यौहार अलग हैं। तो ये क्या है, ये हमारी भारत में विविधता है। भारत विविधताओं पूर्ण देश है। इतनी तरह की विविधता हमें कहीं देखने को मिलती हैं जितनी हमें हमारे भारत में देखने को मिलती है। हम विविधता को कैसे समझें? करीब 200-225 वर्षों पहले जब रेल, हवाई जहाज़, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थी, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज़ में घोड़ों या ऊँट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर जाते थे। यानी कि जो विविधता है उस पर हमारे जो हमारे ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक हैं वो किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं, वो यहाँ पर हमें दिखाया गया है। जो ऐतिहासिक कारक हैं वो हमारे जीवन पर इस प्रकार से प्रभाव डालते हैं कि जब बाहर के लोग हमारे यहाँ आए और कोई व्यापार की खोज में आया, कोई खान पान की खोज में आया, कोई अन्य चीज़ों की खोज में आया और यहीं आकर बस गया, उसने अपनी संस्कृति को हमारे लोगों को दिया, हमारी संस्कृति जो थी वो उसने अपनाई। तो इस तरह से जो संस्कृतियाँ थीं उनका आदान प्रदान हुआ और आपस में एक मिश्रण बना जिससे विविधता बनी। यानी कि हमने उनकी जो संस्कृति थी वो अपनाई और उन्होंने हमारी संस्कृति अपनाई, और जो संस्कृतियाँ थी आदान प्रदान से, मिश्रण से विविधता बनी। तो इस प्रकार से जो ऐतिहासिक कारक थे वो हमारी विविधता पर प्रभाव डालते हैं। और इसी प्रकार से जो भौगोलिक कारक होते हैं, भौगोलिक कारक जब हम अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, कहीं कोई ठंडे क्षेत्रों में रह रहा है, कहीं गर्म क्षेत्र में है जैसे कि राजस्थान, कश्मीर, कोई बारिश वाले क्षेत्र में रह रहा है जैसे मेघालय, तो वहाँ के उनका पहनावा अलग होता है, अपने मौसम के हिसाब से उनका खान पान अलग होता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भौगोलिक कारक किस तरह से हमारी विविधता पर प्रभाव डालते हैं। उनके जो आय के जो सोर्स होते हैं जिससे वो अपनी इनकम करते हैं वो अलग अलग होते हैं। आगे हम एक एग्जांपल से देखेंगे। यहाँ पर एक लद्दाख का एग्जांपल दिया गया है, इसमें हम देखेंगे किस प्रकार से भिन्न है। ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तान इलाका लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं क्योंकि यहाँ बारिश नहीं होती, तो पेड़ कहाँ से उगेंगे। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर करते हैं। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। तो हम देख सकते हैं कि लद्दाख में जो उनकी आय का सोर्स है वो क्या है, वो बकरी पालन, पशुपालन है, जिससे वो जो उनके बाल होते हैं भेड़ बकरियों के, उससे एक ऊन बनाते हैं। उस ऊन से गर्म कपड़े बनाए जाते हैं जिसे हम पश्मीना ऊन कहते हैं, जो उनसे भेड़ बकरियों से प्राप्त होती है। उस पश्मीना ऊन से पश्मीना शॉल बनाई जाती है जो कि काफ़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉल बुनी जाती हैं। मतलब यहाँ का एक कहूँ तो मुख्य जो कार्य है इन लोगों का आय का, वो ऊन और इससे बनने वाले गर्म कपड़े ही हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह के छेना एवं मांस खाते हैं। क्योंकि यहाँ जो खेती है वो तो संभव है नहीं, तो ये लोग पशुपालन पर निर्भर करते हैं और पशु हमें काफ़ी चीज़ें दे सकते हैं, जैसे हम बाल देख सकते हैं, मक्खन, दूध, दही, मांस इत्यादि। तो ये इनका मुख्य व्यवसाय है। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी या याक होती हैं। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँचे थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफ़िले अपने
साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं, क्योंकि हमें लद्दाख में बौद्ध और मुस्लिम ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागर लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक करते हैं। यानी हम देख सकते हैं दोनों अलग अलग धर्म हैं, किंतु साथ रहने के कारण यहाँ एक दूसरे के जो ग्रंथ है उस पर साथ नाटक वगैरह करते हैं, साथ रहते हैं। तो उनसे उनकी जो संस्कृति है वो आदान प्रदान से विविधता बनाती है। केरल, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है केरल का। हमने लद्दाख को देखा किस प्रकार से वहाँ का व्यवसाय वगैरह। अब यहाँ पर हम केरल का देखेंगे। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ है। वो उत्तरी राज्य और ये दक्षिणी। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। जिन मसालों के कारण लालच में आकर अरब और यूरोपवासी हम देखते हैं किस तरह प्रकार से इंडिया में आकर बसे। मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना, जिसमें अरब आए थे और यूरोप से कितने सारे अलग अलग डच, पुर्तगाली, अंग्रेज़ी ये सब आए, यूनानी वगैरह। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक समुद्र का रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। जिस प्रकार से मैंने पीछे बताया कि हमारी जो विविधता उस पर ऐतिहासिक कारण किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं, तो हम यहाँ देख सकते हैं उदाहरण के माध्यम से कि किस प्रकार से जो व्यापारी थे, बाहर के विदेशी, वो आए और यहाँ आकर अपनी संस्कृति को यहाँ पर छोड़ा और इस प्रकार से यहाँ भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न पहनावा, भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ हमें देखने को मिलती हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना बला कहते हैं। तलने के लिए जो लोग बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ ज़मीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। तो हमने देखा किस प्रकार से लद्दाख के लोग दूध, मांस इस पर निर्भर करते हैं और यहाँ पर मछली, सब्जी और चावल खाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जलवायु है, मतलब गर्म जलवायु है और दूसरा यहाँ पर वर्षा होती है, यहाँ पर खेती करना संभव है। लेकिन लद्दाख में ऐसा नहीं था। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और उनने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। यानी कि हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से विविधता पर ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक प्रभाव डालते हैं। विविधता संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। विविधता में एकता, क्योंकि विविधता में एकता भारत एक इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है, क्योंकि यहाँ पर इतने प्रकार की भाषाएं, इतने प्रकार की संस्कृतियाँ, इतने प्रकार के धर्म, अलग अलग जो
यहाँ पर विविधता देखने को मिलती है, उसके बावजूद भी भारत एक साथ बंधा हुआ है। आज़ादी के इतने बाद भी हम साथ साथ चल रहे हैं। वो क्या है? वो विविधता में एकता है। और भारत विविधता का एक सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि सबसे ज़्यादा विविधता भारत में ही पाई जाती है और ये हमारी ताकत है। यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है, मतलब एक कविता। ये चित्र है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित नेहरू का। जलियांवाला बाग हत्याकांड, यहाँ पर विविधता के बारे में थोड़ा सा दिखाया गया है। इस हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में घटित हुआ था। यहाँ पर एक सभा चल रही थी जिसमें महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम, सिख, कितने सारे लोग जो अंग्रेज़ों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध कर रहे थे। तो वहाँ पर जो अंग्रेज़ थे उन्होंने निहत्थों पर गोलियाँ चला दी, जिसके कारण हमारे जो लोग थे हमारे लोग शहीद हुए। तो यहाँ पर भी हम विविधता देख सकते हैं, किस प्रकार से सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर उनका विरोध कर रहे थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरते गीत, कुछ ऐसा है नहीं। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब में लिखते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार किया। तो हम देख सकते हैं कि विविधता पर किस प्रकार से चीज़ें प्रभाव डालती हैं, ऐतिहासिक और भौगोलिक। और हमारा भारत कितना बड़ा विविधता का उदाहरण है, और हमारा भारत इतनी विविधता होने के बाद भी आज भी एक साथ बंधा हुआ है, समृद्ध है। तो आज के ये चैप्टर यहीं तक था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।